अस्सलाम वालेकुम सोलर एंथुसियास्ट। मेरा नाम है नबील बारी और आज हम सोलर के उन सवालों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आप सबके दिमाग में होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि किससे करना है। हमारे साथ आज मेहमान हैं लॉन्जी के टेक्निकल डायरेक्टर उस्मान माऊद साहब। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। और मैं इब्तिदा ऐसे करूँगा कि आपकी हिस्ट्री है माशाल्लाह, पाकिस्तान में सोलर जब शुरू हुआ तब से आप मुंसलिक हैं सोलर से। और लोग ये समझते हैं कि सोलर अचानक से आया पाकिस्तान में, लेकिन हकीकत ये है कि आपने और जो लोग शुरू से इससे वाबस्ता थे उन्होंने काफ़ी मुश्किल टाइम देखा है सोलर का। जी जी। और बहुत टाइम लगा है इस इंडस्ट्री को यहाँ पहुँचने में। तो आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह से आपने शुरू किया और कैसे यहाँ तक इंडस्ट्री आई है। देखें, मैंने एक्चुअली जो अपनी जॉब का आगाज़ किया था वो मैंने स्टार्ट किया था पावर प्लांट से, वो जो आईपीपीज़ हैं उनसे। और वहाँ पे मेरा टेक्निकल डिपार्टमेंट से ही ताल्लुक़ था। मैं वहाँ पे पावर प्लांट मेंटेनेंस में होता था। तो इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि क्योंकि वो कंपनी थी जिसका पावर से लिंक था और वो हर वक्त बैठ के रिसर्च कर रहे होते थे हम नई चीज़ क्या शुरू कर सकते हैं। तो वहाँ इत्तेफ़ाक हुआ उनका सोलर एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा काम करने का। ये कब की बात है, कौन सा ईयर ये की? ये बात है सन 2011 की। ठीक है। तो 2011 में उन्होंने जब इसके ऊपर वर्किंग की तो सबसे पहले एक अगर आपको याद हो कि सैलाब आया था 2011 में टोंसा वगैरह की साइड पे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा फैमिलीज डिस्प्लेस हुई थी। तो पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी प्राइवेट लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मॉडल विलेजेस वहाँ पे बनाए जाएँ ताकि जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उन लोगों को रिहाइश दी जाए। और वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने बेसिकली प्रमोट किया था कि उनके जितने विलेजेस बनेंगे वहाँ तक बिजली की तार लाना शायद मुश्किल हो, तो आप लोग सोलर लगाएं वहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। तो ये जो छोटे डीसी सिस्टम होते हैं ना, एक पैनल बैटरी, ये वहाँ पे पहली दफ़ा मैंने लगाया था 2011 में। और फिर उसी से आइडिया आया कंपनी को कि यार ये तो अगर हम अपनी फैक्ट्री में बेसिकली पावर प्लांट की हाउसिंग कॉलोनी थी, तो अगर हम उसको भी सोलर पे चला के देखें तो क्या होता है। हाँ, उस वक्त इसीलिए लोगों का रुझान नहीं बन पा रहा था और फिजिबिलिटी नहीं बन पा रही बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि लोग कई बार पूछते हैं ना पाकिस्तान में सोलर आए हैं 2020 में, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैंने इंस्टॉलेशंस ऐसी भी देखी हैं, वो मतलब रिसर्च पर्पसेस के लिए थी, लेकिन वो अभी पाकिस्तान में तकरीबन 25 साल गुजार चुके हैं। ठीक है, तो सोलर बहुत इनफैक्ट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ऊपर 2012 में सोलर लगा था, जो आज भी मेरे ख्याल से 150 किलोवाट और समथिंग का है वो सिस्टम। 178 के लगे थे उनके पास। और वो अभी भी उसकी आप असेसमेंट करें तो हम लोगों का ख्याल होता है ना यार वो 5 साल चलेगा, लेकिन वो अब आप देखें 2012 में लगा, 12 साल 12 साल हो चुके हैं। और वो पैनल्स अभी भी अपनी जो है ना 90% से ज़्यादा प्रोडक्शन पे आपके है। मौके दे रहे हैं। ठीक है, इसी आई गेस जो शार्प के पैनल है। और जो हमने लगाए थे वो भी 2012 में लगाए थे 360 किलोवाट। तो उस टाइम आप इमेजिन करें 360 किलोवाट का जो प्रोजेक्ट था उसमें 100 किलोवाट का जो इन्वर्टर था वो इतना बड़ा होता था कि क्रेन से लगता था। अभी आपका 350 किलोवाट का इन्वर्टर 2 बंदे उठा के लगा लेते। हाँ। ठीक है, तो उस देखिए टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इवॉल्व की है, मतलब 12 साल इतना बड़ा वक्फा नहीं है टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन आप देखें कहाँ 100 किलोवाट का इन्वर्टर आपको क्रेन से लगता था। और अच्छा, वो जो सिस्टम आप बता रहे हैं 300 350 किलोवाट का आपने 2012 में लगाया था, क्या उसकी परफॉर्मेंस अभी किस तरह की है? आपने देखे हैं उसके नंबर्स क्या हैं? अभी भी अगर मैं उसकी परफॉर्मेंस देखूँ ना उसकी, क्योंकि वो चाइना के सस्ते पैनल थे, कोई बहुत वेल नोन कंपनी के नहीं थे। तो अगर आप उनकी परफॉर्मेंस अभी भी देखें तो वो उस वक्त के लिहाज से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी भी मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 10% डिग्रेड किए। ठीक है, तो मैं इसको देखता हूँ कि यार ये काफ़ी अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ें। आपकी जर्नी वहाँ से आपने स्टार्ट किया एंड देन कमर्शियल लेवल पे किस तरह काम शुरू हुआ और इंडस्ट्री कैसे ग्रो हुई? देखें, जो हमने काम शुरू किया हम दोनों इत्तेफाक से साथ ही थे, हमारा इत्तेफाक हुआ था 2013 में। हम दोनों ने एक साथ काम किया था और वहाँ पे अगर आपको याद हो कि 10 किलोवाट का सिस्टम बेचना भी ना ऐसी बड़ी अचीवमेंट होती थी कि यार 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट कोई लगा रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, मैंने अपने पर्सनली अपने घर पे 2015 में 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया था और लोग कहते थे यार मतलब क्या बात है, ये इतना बड़ा सिस्टम लगा। नहीं, हम सुनते थे कि जब मोहल्ले में पहला टीवी आता था तो सारा मोहल्ला जमा होकर देखता था। तो ये वैसे ही था कि सोलर लगा लिया तो लोग देखते थे कि यार उस छत पे सोलर लगा हुआ है। कितनी नायाब चीज़ होती थी उस टाइम। ऐसे ही। तो अब वो टाइम था और फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, और कुछ लोगों ने इसके ऊपर देखना शुरू किया, कुछ मुल्क के हालात ऐसे थे कि लोगों ने इसके ऊपर फोकस करना शुरू किया। और इत्तेफाक से जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सोलर का बूम आया वो जो गवर्नमेंट ने 2019 में स्टेट बैंक की फाइनेंसिंग लॉन्च की थी, तो उसके बाद से एटलीस्ट जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो काम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है इसमें। अच्छा उस्मान साहब, मज़े की बात यह है कि जो गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक की स्कीम अनाउंस की थी वो पहली दफ़ा की थी 2016 में, और वो अनयूटिलाइज्ड 2019 में ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। थोड़े बहुत ही उसके फंड इस्तेमाल हुए थे।
तब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि सोलर है क्या, उसकी एजुकेशन उस लेवल पे हो गई, लोगों को समझ में आना शुरू हो गया और कैचअप करना शुरू हो गया वो। और उसके बाद से बहुत तेज़ी से बूम आना शुरू हो गया, कमर्शियल लेवल पे सोलर की समझ आ गई और साथ-साथ नेट मीटरिंग की पॉलिसियाँ एक्टिवेट हो गई। और मेरे ख्याल से कराची में 2019 में हुई थी, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर ये पॉलिसी 2015-16 के अंदर एक्टिवेट हो गई थी नेट मीटरिंग की। तो वहाँ से काम शुरू हुआ। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि अगले सालों में आने वाले, ख़ास तौर पे 2023 और 2024 में, 2023 में जो डाटा कहता है इम्पोर्ट का, 6 गीगावाट सोलर इम्पोर्ट हुआ है। और 2024 में तो मतलब सारे फोरकास्ट फ्लॉप हो गई और तकरीबन 20 गीगावाट का नंबर है जो हम देखते हैं। ये पीछे से हम एक हिस्ट्री चलती आ रही है हमारी, और रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं, टेक्निकल जो लोग थे फील्ड के, वो गिनती के थे। तो ये जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से इंपोर्ट हुई है, इसको मतलब किस तरह से लगाया गया है? क्या ये मयार के हिसाब से लगी है? आप जैसे कि लॉन्जी के टेक्निकल डायरेक्टर हैं, तो आप ये चीज़ें, ये इशूज़ फेस करते होंगे, वारंटी के इशूज़ भी आते होंगे आपके पास। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इस काम की बेहतरी किस तरह आ सकती है, और इस काम में अभी फ़िलहाल आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन है? देखें, असल में ना जो बूम आया ना, जिस तरह आपने बताया 6 गीगावाट पिछले साल था और 2024 में आपका 20 गीगावाट की इंपोर्ट्स हैं, तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, क्योंकि आप देखें 6 और 20 को आप ऐड करें 26 गीगावाट बनता है। 26 यही बन जाता है। इससे पहले वाला जो है वो भी तकरीबन 3, 4, 5 तो होगा। उसको चले हम अकाउंट नहीं करते। आपको पता है इस टाइम अगर आप गवर्नमेंट का डेटा उठाएं, पाकिस्तान की इस टाइम बिजली की डिमांड 27 गीगावाट है। हमने 2 सालों में 26 गीगावाट का सोलर पैनल मंगा लिए। ठीक है, अब साजिर है अगले साल भी मंगाएंगे, उससे अगले साल भी मंगाएंगे लोग इंशाल्लाह। तो इस तरह आप देखें बहुत तेज़ सोलर अडॉप्शन है। ठीक है, और इसमें जिस तरह आपने कहा, जब एक इंडस्ट्री इतनी सिग्निफिकेंटली ग्रो करती है और इतनी तेज़ी से ग्रो करती है ना, तो बहुत सारे लोग ना इसमें जब आते हैं, क्योंकि देखें सोलर एक बैरियर टू एंट्री सोलर में ना बहुत कम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मज़े कोई जाके सर्टिफिकेशन करनी है, कुछ करना है। आज मैं खड़ा होकर कह सकता हूँ कि जी आज उस्मान साहब की सोलर की कंपनी है, हम बड़े ज़बरदस्त दीपनार खान है, तो किसी ने रेफरेंस चेक करना नहीं, मैं कहूँ जी मैं तो नहीं, आपने सिर्फ अच्छे ऐड बनाने हैं फेसबुक हाँ, पे, और मुझे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैंने हर किसी की प्राइस अंडर कट करनी है, पाकिस्तान में गेम ही सारी प्राइस की है। प्राइस अंडर कट करके मसला ये है कि देखें, यू गेट व्हाट यू पे फॉर। जितना आप गुड़ डालेंगे उतना वो मीठा होगा। तो अगर आप सस्ता ले रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आप महंगा ले रहे हैं तो अच्छा ही होगा, मतलब आप ये देखें अगर जो टीम है आगे वो वाकई समझदार है कि नहीं। लेकिन सस्ता ले रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा, हाँ, ये गारंटी है। कभी अच्छा नहीं। महंगा ले रहे हैं तो गारंटी नहीं है, बट यू हैव, आपको ड्यू डिलिजेंस चेक करना है अपना। हाँ। लेकिन ये गारंटी है कि सस्ता आप ले रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। हाँ, क्योंकि देखें इसका कॉन्सेप्ट इस तरह है ना, अगर आप इंटरनेशनली देखें, पाकिस्तान में पता नहीं लोगों को क्यों नहीं इस बात की समझ आती। इंटरनेशनली आप देखें तो इस भी बात पे बहुत फोकस होता है कि आपका वेंडर कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। क्योंकि देखें अगर आपका वेंडर नहीं कमा रहा तो उसको कारोबार में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसने कारोबार बंद कर देना है। आपको इस चीज़ का ज़्यादा नुकसान है कि आपका वेंडर कारोबार बंद कर दे, बजाय इसके कि आप उसको अभी 50,000 ऊपर दे दें। ठीक है, अगर उसने काम बंद करके चला गया, फिर आगे आके कोई आपको हाथ नहीं पकड़ाएगा आपका सिस्टम ठीक करने के लिए। ऐसा ही है। तो इसलिए एक बहुत फंडामेंटल ये कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कि आप इंश्योर करें कि आपका वेंडर कमा रहा है। अगर आपका वेंडर नहीं कमा रहा है तो आपका प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ये लोग हमारे समझते नहीं है, वो कहते हैं कि यार मैंने जो है ना, मतलब इस ये 5 रुपए भी ना कमाए मुझसे, मतलब अच्छा, देखिए, पैसे पैसे की बात तो ठीक है, अब महंगा एक 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 आइडिया ये हो सकता है, लेकिन आम तौर पे देखें, जब एक कंज्यूमर सोलर पैनल खरीदने जाता है मार्केट में, तो लाहौर में हार्ड रोड की मार्केट हो गई, कराची में सदर की मार्केट हो गई, और इसी तरह से आप केपीके में देखो कारखाना मार्केट हो गई। तो ये यही हब्स है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के। वो टेप रिकॉर्डर खरीदने जाते थे तो भी वहीं जाते थे, वो टीवी खरीदने जाते थे तो भी वहीं जाते थे। आप कहते हैं सोलर पैनल खरीदने जाएं तो वो कहाँ जाएं, और अगर वहाँ जा रहे हैं तो कौन से पैमाने हैं जिनको देख के वो जज कर सकते हैं कि हाँ, ये वाला पैनल हमें लेना चाहिए और ये नहीं लेना चाहिए? देखें, जो सबसे ज़रूरी कि देखें इस टाइम सोलर बहुत ही सस्ता हुआ है। ठीक है, बहुत ही सस्ता है। मतलब हम सोलर इंडस्ट्री में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था इतना सस्ता सोलर पैनल होगा। अब इस बात से अगर हम आगे लेके चले ना, कि जब सोलर इतना सस्ता हो गया तो डेफिनेटली जो छोटी कंपनियां थी ना, उनके प्रॉफिट श्रिंक हुए, तो उन्होंने मुनाफा कमाने के लिए जो छोटी कंपनियां थी वो उन्होंने डंडी मारनी शुरू की। तो सबसे पहले तो आपने काम करना है, आपने काम करना है सिर्फ टियर 1 पैनल मैन्युफैक्चरर से। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में हर कोई कहता है मैं टियर 1 हूँ।
ऐसा नहीं है। वो देखें, चंद एक नाम है जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो जब उन्होंने कहा ना टेस्टिंग करो, कुछ एक वो एंट्री बैरियर बन गया कि भाई 2 नंबर पैनल कम आते हैं अभी भी, लेकिन कम आते हैं। तो आपके पास आ जाता है जो गिने चुने 3-4 कंपनीज के नाम है। पहले तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आपने सिर्फ इन पे रहना है, इनसे नहीं हटना। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे लोगों ने भी फिर गड़बड़ तो करनी थी। उन्होंने कहा कि यार ये तो 4 ब्रांड पे लोग टिक गए, अब क्या किया जाए। अब वो क्या करते हैं, 2 नंबर पैनल लेते हैं, उसके ऊपर स्टिकर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि कंपनी में बैठे हुए हमने बहुत एफर्ट की कि हम किसी तरह उसका कोई हल निकाल लें, कोई तोड़ निकाल लें। मसला ये हम तोड़ निकालते हैं, 2 हफ्ते बाद वो उसका तोड़ निकाल के ले आते हैं। तो क्योंकि वो मार्जिन बहुत बड़ा है ना। हाँ, क्योंकि बहुत फर्क बहुत बड़ा है। 2 नंबर पैनल लेके आप 1 नंबर की कीमत में बेचेंगे तो आपको पैसे बहुत मिलेंगे। हाँ, मतलब आप मतलब वो आधे कंटेनर के पैसे निकाल लेंगे आप उसमें से। हाँ, तो अब देखें, कंपनी भी किसी एक हद तक जा सकती है। तो इवेंचुअली हमने ये देखा कि जो सबसे अच्छा इफेक्टिव तरीका है ना, वो देखें, आप हर टॉप टियर कंपनी के सोलर पैनल के शीशे के अंदर सीरियल नंबर लिखा होता है। आप किसी का भी पैनल को उठा लें, आप उसको फ्रंट से देखेंगे ना, शीशे के अंदर जाके एक सीरियल सेक्शन होगा। और हर कंपनी की वेबसाइट पे सीरियल नंबर वेरिफिकेशन का वो मॉड्यूल मौजूद है। आप जाएं, उसकी वेबसाइट खोलें, उस पर सीरियल नंबर डालें और वो आपको बता देगा पैनल ए ग्रेड है या नहीं ए ग्रेड। और इवन वो ये भी बता देगा कितने वॉट का है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी शुरू किया हुआ है कि स्टिकर चेंज करे तो आप बड़ी वॉटेज भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आपने एक कंक्लूड किया। मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि सबसे पहले तो ये कि आप गिनती के जो 4-5 बड़े नाम हैं आप उनके पैनल खरीदें, क्योंकि दूसरों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप को चूना लग जाएगा। अच्छा, उन पैनल्स को लेने के बाद आपने करना ये है कि आपने उसका सीरियल नंबर देखना है जो कि शीशे के अंदर हो। अगर शीशे के पीछे या स्टिकर पीछे लगा हुआ है तो वो नहीं, क्योंकि वो चेंज हो जाता है। जो शीशे के अंदर वाला है उसके लिए शीशा तोड़ना पड़ता है। हाँ, तो वो इम्पोज्ड होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के ऊपर ही होता है वो। उसको लेके आपने वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे वो सीरियल नंबर डालें, तो हर कोई तो अपने घर में खुद से चेक कर सकता है, इंटरनेट सबके पास है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब ये एक और चीज़ है, जिन्होंने जेन्युइन पैनल लिए हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद है, बहुत अच्छे जो है वो पैनल सेल हो रहे हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट में देखते हैं तो 50 से लेकर 70% के दरमियान तो अच्छे अच्छे पैनल्स हैं मार्केट में अवेलेबल। उनको अंडरस्टैंडिंग का बहुत फ़र्क है, वो समझ नहीं पाते वारंटी होती क्या है सोलर पैनल की, और उसको क्लेम करने का प्रोसेस क्या है, और किन चीज़ों से वारंटी ख़राब होती है। 25 साल और 12 साल और 15 साल, 3-4 तरह की वारंटियाँ बोली जाती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। इसको थोड़ा सा डिफाइन करें कि कौन सी वारंटियाँ हैं और इनमें फ़र्क क्या है। अच्छा, सबसे पहला जो इसमें मिसकंसेप्शन आता है लोगों का, वो ये है कि जी वारंटी सब कुछ इनकम्पस करती है। देखिए, वारंटी के ऊपर जो लिखा जाता है ना, वो लिखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वारंटी। अब मैन्युफैक्चर करते हुए हमसे कोई भूल चूक हो गई, मैं लौंगी में रहते हुए मैं आपको लौंगी का नुक्ता बता देता हूँ। सबका यही होता है, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली लौंगी के हवाले से बात करता हूँ। अब मैन्युफैक्चरिंग करते हुए हमसे कोई भूल चूक हो गई, उसकी हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, इसका मतलब असल में लोग ये ले लेते हैं कि यार मेरे पैनल को कुछ भी हो गया ना तो वो लौंगी की जिम्मेदारी। वो ऐसा नहीं है। अब फर्ज करें आपका पैनल टूट गया, तो इसमें लौंगी क्या कर सकता था। ठीक है, अब कई बार कई केसेस हमारे पास आते हैं कि जी वो गलत इंस्टॉलेशन हुई। वही बात है ना, सस्ता वेंडर हमने चूज कर लिया, उसने गलत तरीके से इंस्टॉल कर लिया। क्योंकि देखें, हमने बहुत कोशिश की है कि सोलर पैनल गलत तरीके से इंस्टॉल ना हो सके, लेकिन फिर भी उसकी कुछ ना कुछ आपके पास ना पॉइंट्स होते हैं कि आपने ये नहीं करना। हमारे यहाँ लोग वो कर देते हैं। ठीक है, जब आप वो करते हैं तो पैनल डैमेज होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आप साथ बता देंगे वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो इंस्टॉलेशन में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ना, वारंटी में डैमेजेस नहीं आते। सही है। टूट गया वो वारंटी नहीं है कि भाई मेरा पैनल टूट गया वारंटी में दे दे। वारंटी में डैमेज कवर नहीं होता। सही है। वारंटी में डिफेक्ट कवर होता है। मतलब जिस तरह अगर आप बात कर लें कि गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, जाके मैं ये नहीं कहूँगा यार मेरी गाड़ी टूट गई मुझे नहीं दे दो। ठीक है, वो तो कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, अगर उसमें कोई खामी आ गई जो कि मैन्युफैक्चरिंग का कसूर था, हाँ वो जरूर देंगे कि भाई यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हम आपको उसके ठीक करके दे देंगे। इसी तरह सोलर पैनल पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हमारी जिम्मेदारी, हम आपको ठीक करके देंगे। एग्जाम्पल दे दें साथ साथ कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ये बताऊँ, सोलर पैनल अच्छी कंपनी के ना वो बहुत रोबस्ट होते हैं। अगर मैं आपको लौंगी का क्लेम रेशियो बताऊं, लौंगी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है आफ्टर एवरी 300,000 पैनल। मतलब 3 लाख पैनल बिकेंगे तो एक आध पैनल में कोई प्रॉब्लम। ठीक है, दैट्स लेस देन 1। मतलब वो बहुत ही कम रेशियो है। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे कॉमन क्लेम क्या आता है, उसमें ये होता है कि इसको हम कहते हैं सोल्डरिंग का डिफेक्ट आता है। यानी अगर आप देखें,
जो सोलर सेल इटसेल्फ है ना, वो जिस तरह मकनातीस होता है ना कि मेरा मैग्नेट है, आप मैग्नेट में एक्सपेक्ट नहीं करते इसका कोई वारंटी क्लेम आएगा। मैग्नेट है, उसको लोहे के पास रखेंगे चिपक जाएगा, दूसरे मैग्नेट के पास रखेंगे या रिपेल करेगा या जुड़ जाएगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है ना। सोलर सेल की प्रॉपर्टी, उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी, उसने बिजली बनानी है। सोलर सेल के अंदर आप मतलब लोग मुझे कहते हैं जी जंग लग गया या फट गया या इस तरह की चीजें, सोलर सेल ये नहीं कर सकता। सोलर सेल इटसेल्फ जो है उसकी ये खुसूसियत ही नहीं है कि वो कर सके। वो सिलिका से बना, आम सिलिका से बना। वो मैग्नेट की तरह है भाई, उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी, उसने करंट बनाना है, ठीक है। अब ये तो कम बनाना वारंटी में आता है, ठीक है, लेकिन साजर है वो हम बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करके बेचते हैं कि भी कम नहीं बनाए, और जो नहीं जिसका खर्चा हमें ज़रा सा भी होता है कम बनाएगा उसको हम मतलब क्वालिटी पे फेल कर देते हैं, मार्केट में नहीं ला, वो मार्केट में आता नहीं है, ठीक है। तो अब अव्वल ये कि आपने ए ग्रेड पैनल लिया ना, तो अब इसके सेल को पीछे से, अब इस सेल की प्रॉपर्टी जो चेक की गई थी वो ये सेल कम नहीं बना रहा, ठीक है। इवेंचुअली आगे जाके किसी वजह से कम बनाना शुरू हो जाए, वो बात की बात है, वो डेफिनेटली वारंटी क्लेम में आता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है ना इसमें जंग नहीं लग गया या इसमें फट गया या इसका रंग बदल गया, ये चीज़ें सेल नहीं करता। चाहिए। अब जो सबसे कॉमन चीज़ आती है कि जो जितने सेल्स लगे हैं उन सबको कनेक्ट करके आपका कनेक्शन आ रहा होता है। आपने अगर सोलर पैनल को बैक साइड से देखा होगा तो 3 काली डब्बियां आपको नजर आती हैं। उन काली डब्बियों के अंदर डायोड्स लगे होते हैं, जिन पे आके जो अंदर के कनेक्शन है वो आके सोल्डर होते हैं, जंक्शन बॉक्स। हाँ, तो जो सबसे कॉमन डिफेक्ट है वो ये है कि उस पे जब आके सोल्डर हुआ तो किसी भी वजह से वो सोल्डर पक्का नहीं लगा, ठीक है। अभी सोलर पैनल ने ऑपरेट करना शुरू किया, वो सोल्डर खुल गया। अच्छा, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप जब ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ये सबसे कॉमन है, ठीक है, क्योंकि देखें इतने सारे पैनल्स सोल्डर हो रहे हैं, किसी ना किसी में गलत टांका लग जाता है, होता सारा में। कैसे होता है जब मैकेनिकल सारा कुछ रोबोट से और मशीनों से होता है? आप देखें रोबोट्स, हम सबको इंप्रेशन ये होता है कि रोबोट कभी कोई गलती नहीं करता, ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। रोबोट देखें जब भी आप कोई भी चीज करते हैं ना, कोई भी मशीनी काम करते हैं, उसमें एक टॉलरेंस होती है, ठीक है, वो 19-20 टॉलरेंस होती है, कोई ना कोई ऊंच नीच हो जाती है, रोबोट से भी हो जाती है, ठीक है। मतलब रोबोट ने अपने हिसाब से तो यूं करते रहना है, लेकिन जो आपका प्लेसमेंट में और थोड़ा बहुत आगे पीछे इशू हो सकता है। तो इसी वजह से अगर देखें ना, रोबोट्स इतने जबरदस्त होते हैं कि कभी कोई गलती करते ही ना, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट की तो जरूरत ही नहीं थी। अब क्वालिटी डिपार्टमेंट रखना और ये ए ग्रेड पैनल साइड पे करना और उनको स्पेसिफिकली बेचना, तो उसका वजह ही सारी है ना कि देखें रोबोट से भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गलती हो जाएगी, ठीक है ना। गलती का रेशो बहुत कम होगा, मतलब अगर एक इंसान बना रहा हो तो शायद वो 100 में एक गलती करता, अब रोबोट का मैंने कुछ समझता है ना 3 लाख में जाके एक गलती आ रही है, तो वो बहुत ही कम क्लेम रेशो है। तो हम फिर भी एक जहन रखते हैं कि भाई हो सकती है गलती, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कस्टमर परेशान हो, तो हो सकती है गलती। अब आपने उस वो सोल्डर आपका लेट्स से किसी वजह से लूज हो गया या उसको सही हीट नहीं मिली थी, कुछ भी वजह हो सकती है। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है? आपने जब वोल्ट मीटर लगाते हैं अपने सोलर पैनल पे, जब वो धूप में पड़ा हुआ है तो आपने देखा होगा अमूमन आ रहे होते हैं 42 से 45 वोल्ट आ रहे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अगर उसका सोल्डर लूज होगा ना, कोई सा भी एक सोल्डर लूज होगा, इस वोल्टेज ने तकरीबन 15 वोल्ट गिर जाना, पर ठीक है, या आप 31, 32, 30 इस रेंज में आ जाएगा। अगर 2 सोल्डर गलत हुए होंगे तो ये 15 वोल्ट और गिर जाएगा, ठीक है, यानी 15-16 वोल्ट पे आ जाएगा। मतलब कि हर सोलर पैनल लगाने से पहले उसके वोल्टेज चेक कर लिए, बस आपने उसके वोल्टेज चेक करने हैं, आंखों मुंह। और अगर ये किसी एक में आ गया इंस्टेंस, तो क्या ये पूरी बैच का मसला होता है या एक मखसूस ही एक आध में होता है? मखसूस है। अच्छा, इसके अलावा डीकलराइजेशन होती है या सेल का जो है वो आप कह लें कि ओवर टाइम उसका अगर कलर चेंज हो जाता है तो उसकी भी कोई वारंटी होती है क्या? देखें ओरिजिनली वो वारंटी में कवर होता है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि अब वो सिनेरियो नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं ना, ये आज से आप 12, 13, 14, 15 साल पहले चले जाए ना, उस टाइम के सोलर पैनल्स में ये चीज़ फेस होती थी। वो होती क्यों थी? क्योंकि देखें सेल चेंज नहीं होता, बेसिकली कलर चेंज होता है। सेल के ऊपर ना सीलिंग के लिए एक लेयर लगाई होती है, हम उसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन लेयर, जो कि या ईवीए की होती है या पीओई की होती है। तो जब एक टाइम था जब सोलर पैनल छोटे होते थे, अच्छा सोलर पैनल छोटे क्यों होते थे, उनकी भी एक बड़ी मजे की कहानी है कि सोलर पैनल जब ओरिजिनली इंडस्ट्री थी ना, वो छोटी इतनी थी कि इसके लिए स्पेसिफिकली चीज़ें नहीं बनती थी। मतलब जो आपका सेल है वो इसके लिए नहीं बनेगा स्पेसिफिकली, वो बेसिकली जेनेरिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो सेल बन रहा है उसी से आप अपनी वाकई प्रोसेसिंग कर लें तो आप उस साइज़ का ही मिलेगा जिस साइज़ का आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल रहा है, मैक्सिमम वही साइज़ आपके पास। अच्छा, शीशा स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं बनेगा, शीशा बनेगा ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, आपको उसमें से चाहिए तो आप ले लें। अब जिस तरह टीवी की डायमेंशन थी ना, सोलर पैनल मैक्सिमम टीवी की डायमेंशन के हिसाब से बनता था, ठीक है, क्योंकि शीशा आपने वो इस्तेमाल। अच्छा, तो शीशे तो टीवी के कर्व होते थे? नहीं,
ये हम 12-13-14 साल पुराने की बात करें तब कर नहीं होते तब सब वो जब आपके फ्लैट आ गए थे, हाँ। फ्लैट स्क्रीन आ गई। तो अब जब जैसे जैसे सोलर इंडस्ट्री इवॉल्व की है ना, अब पूरी की पूरी सप्लाई चेन सिर्फ सोलर के लिए, मतलब वो जब मिट्टी निकाली जाती है ना कि जिसकी सिलिकॉन रिफाइनमेंट करनी है, वो इस नजरिए से निकाली जाती है कि इससे हमने सोलर पैनल बनाना है। तो इसलिए आपके अब आप सोलर पैनल देखें, उनकी क्वालिटी बहुत हाई है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वजह यह है कि आपने जब मिट्टी का खुद मतलब आपने माइनिंग की है ना, अब आपने यहाँ से सोच रहे हैं कि मैंने इससे सोलर पैनल बनाना स्पेसिफिक फॉर पर्पस हो गया, हाँ। वो इसीलिए बन रहा है। तो है। अब आपकी जो आपकी इनकैप्सुलेशन है वो स्पेसिफिकली इसके लिए बन रही है, ग्लास स्पेसिफिकली इसके लिए बन रहा है, डायोड स्पेसिफिकली इसके लिए बन रहा है, तार स्पेसिफिकली इसके लिए बन रही है, मतलब कनेक्टर हमें स्पेसिफिकली इसके लिए बन रहा है, मतलब जो चीज़ आप सोच सकते हैं स्पेसिफिकली सोलर पैनल के लिए बनाई जा रही है। तो इस वजह से ना क्वालिटी बहुत हाई हो गई, इस वजह से आपकी जो ये वाले फेलियर्स थे ना कि येलोइंग हो गई या स्नेल ट्रेल्स आ गए, इनकी पॉसिबिलिटी जो है ना अब मतलब बहुत ही कम है। मतलब तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में आप ये समझते हैं, पिछले आपने चंद वर्षों में जो देखा है वो यही देखा है कि सिर्फ और सिर्फ डायोड के मसले आते हैं, इसके अलावा और कोई मसला नहीं आता। हाँ, एक ये आता है और एक और आता है, वो आता है कि आपका हॉटस्पॉट डेवलप हो जाए। अब हॉटस्पॉट आपका ना इम्प्रॉपर क्लीनिंग की वजह से भी हो सकता है, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें प्रूफ ना मिले कि जी कस्टमर ने गलती की है, मतलब हम उसको स्पेसिफिकली ढूंढने नहीं निकलते, कभी कभी सामने ही नजर आ जाता है कि यार ये तो इन्होंने गलत काम किया है। लेकिन अगर बज़ाहिर देखने में कस्टमर ने कोई गलती की भी नहीं है तो हम उसका जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके हम उसका क्लेम दे देते हैं। अब हॉटस्पॉट्स आप अगर आपके पैनल से भी चिड़िया बीट कर देना तो वो उसमें तकरीबन 15-20 दिन में हॉटस्पॉट डेवलप हो जाता है। तो इसलिए बीटें साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह कोई पत्ता पड़ा रह जाए, कोई मतलब एक स्पेसिफिक हम कहते हैं कि जी पॉइंट शेडो रह गया ना उसके ऊपर, तो हॉटस्पॉट डेवलपमेंट के चांसेस काफ़ी होते हैं। इसी तरह हॉटस्पॉट की जो केसेस मैंने रिजेक्ट होते देखे इस तरह की, जी मेरे पैनल पे आके बुलेट लग गई। चलें, ये तो हो गई हमारी प्रोडक्ट की वारंटी जो होती है, जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अगेंस्ट कहते हैं। इसके अलावा एक वारंटी होती है जो कि 30 साल की होती है, परफॉर्मेंस की वारंटी। तो ये वारंटी क्या होती है और कब ये इम्प्लीमेंट होती है, किस तरह से इसको देखा जाता है? अच्छा, ये वारंटी होती है परफॉर्मेंस वारंटी, जिस तरह आपने कहा। अगर आप सोलर पैनल की डेटा शीट देखेंगे ना, उसमें एक डिग्रेडेशन कर्व दिया होता है। उसमें होता है जी पहले साल में 1% तक डिग्रेड करेगा मैक्सिमम, उसके बाद ईयर ऑन ईयर 0.4 या 0.35% डिग्रेडेशन आएगी। तो ये वारंटी उसके एवज होती है कि भाई देखिए हमने आपको कहा कि लेट से 10 साल बाद इसकी परफॉर्मेंस जो है 7-8% गिरेगी, ठीक है। तो आपने टेस्ट किया, आपने कहा जी इसकी परफॉर्मेंस मैंने चेक किया 8% नहीं 9% गिर गई। तो वो जो 1% की जिम्मेदारी है ना, फिर वो कंपनी लेती है कि भाई कंपनी कहती है कि हम इसकी आपको कॉम्पनसेशन देंगे, ठीक है। उसमें वो कॉम्पनसेशन में एक्स्ट्रा पैनल हो सकते हैं, कॉम्पनसेशन में पैसे हो सकते हैं, कोई रिइंबर्समेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो उसके एवज होती है कि जी अगर आप 25 साल बाद भी इसको टेस्ट करेंगे ना इतनी परफॉर्मेंस देगा, या 30 साल बाद भी आप चेक करेंगे तो इतनी परफॉर्मेंस देगा। यानी कि वो एनर्जी के अगेंस्ट है, कितनी एनर्जी बनाएगा वो पैनल। असल में ये होगा जो आप टेस्ट इक्विपमेंट में डालेंगे ना, फ्लैश टेस्ट इक्विपमेंट में, वहाँ जाके आप टेस्ट करेंगे ना तो उसके हाँ, ऑफ कोर्स छत पे नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जिसमें आपका चेंज हो जाता है डाटा, तो हमें वो लैब में ही टेस्ट करना पड़ेगा पैनल को। लेकिन उसका मकसद ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पावर सही निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, ऐसे ही इतने सालों के बाद। और जो देखा गया है आम तौर पे, जो पुराने पैनल्स लगे हुए हैं, तो अभी तक हमने किसी मतलब कोई चाइनीज पैनल पुराना भी हो, किसी में कोई ऐसा मसला देखा नहीं है। हाँ, ये जो हम कहते हैं ना टॉप कंपनी से लें, उसकी वजह ये होती है क्योंकि देखें जब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, अब देखें सबसे पहले क्वालिटी रिजेक्शन आती है वेफर लेवल पे, कि जब वेफर बना ना, अब सोलर पैनल के लिए वेफर बना था, क्वालिटी डिफेक्ट आ गया, उन्होंने साइड पे कर दिया। फिर बाकी सारे जो ए ग्रेड थे उनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सेल बनाया, सेल में जितनों में क्वालिटी डिफेक्ट आया उनको साइड पे कर दिया। फिर आगे पैनल बनाया, पैनल में जितने क्वालिटी डिफेक्ट आया उनको साइड पे जाता। अच्छा, ये जो साइड पे किया है, ये इस तरह होता है जो हमारे यहाँ नहीं, का क्या होता है ये? हाँ, जिस तरह हमारे यहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्री के बाहर नहीं होता जी फेयर प्राइस शॉप, आप वहाँ जाए डिफेक्टिव माल मिल रहा है कि जी उसमें टैग गलत लग गया था, सिलाई गलत हो गई थी, प्रिंट ऊपर नीचे हो गया था, तो वो कुछ तरह का माल आपको मिल रहा है डिस्काउंट पे। तो वो वहाँ पे भी यही होता है, फैक्ट्री में डिस्काउंट का मिल रहा होता है कि जी उसके ऊपर से टैग शैग हटा दिए सारे। अब उन्होंने कहा यार ये हमने बनाया था, इसमें मसला आ गया। फर्ज करें कि सेल अगर आपने लिया है, अब छोटी कंपनी से क्या कहती है वो डिफेक्टिव सेल ले लेती हैं, अब डिफेक्टिव सेल लेके पैनल बना लिया। अब डिफेक्टिव सेल का जो सबसे दैट इज बी ग्रेड, वो दैट इज लो क्वालिटी पैनल। बी ग्रेड पैनल जनरली उसको कहते हैं जो कि आपने पैनल पूरा बना लिया, कंपनी ने बनाया, लेकिन कंपनी ने बनाने के बाद जब उसको टेस्ट किया तो कंपनी का यार ये तो किसी काम का नहीं, ठीक है, उन्होंने निकाल के साइड पे कर दिया कि यार हम इसको एज ए लॉन्गी पैनल नहीं बेचेंगे या एज XYZ कंपनी पैनल नहीं बेचेंगे। तो उसमें जो है ना उसको फिर मतलब समझ लें कि नॉट अ लॉन्गी प्रोडक्ट या नॉट एन XYZ कंपनी प्रोडक्ट करके वो बेच देते हैं उसको, ठीक है। और वही फेयर प्राइस शॉप वाला हिसाब होता है कि जी ये उठा के ले लो, ये इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई गारंटी नहीं। अच्छा, अब हम इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। वो कौन सी ऐसे
तरीके हैं या वो कौन से ऐसे आमाल हैं जिनको करने से आप कहते हैं कि भाई वारंटी हम क्लेम नहीं करेंगे? क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा देखा गया मार्केट में क्लीनिंग के डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और बहुत सारे केमिकल्स हैं, ब्रशेस हैं, प्रेशर वॉशर इस्तेमाल हो रहा है। तो मुझे बताएंगे इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि सोलर पैनल को नुकसान पहुंचा सकती हैं? सबसे पहला, सोलर पैनल पे आप खड़े नहीं हो सकते। सोलर पैनल टूटता नहीं है, लेकिन सोलर पैनल ख़राब हो सकता है। हमने बहुत सारी वो वीडियोस देखी हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, वो जी कह रहे हैं जी ए ग्रेड की निशानी, ये इसके ऊपर खड़े होकर नाचो, छलांगे मारो, टूटेगा नहीं। वो पैनल नहीं टूटेगा, लेकिन अंदर जो है ना उसके जो सेल है ना उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, वो हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी आपने। ठीक है, वो हरकत की आपका सोलर पैनल की वारंटी नहीं मिल सकती। ठीक है, एक तो आपने ये इस चीज़ को साइड पे कर ले। दूसरा आता है जो जिस तरह आपने कहा ना, अब लोग कहते हैं जी मैं शैम्पू से साफ़ कर रहा था, मैंने अपनी गाड़ी वाला शैम्पू इस्तेमाल कर लिया, उसको तो कुछ नहीं होता। देखिए, जो फ़र्क आता है ना, बुनियादी फ़र्क वो ये है कि जब आपने सोलर पैनल को धोना है ना किसी शैम्पू, साबुन, किसी भी चीज़ से, उसको पड़नी है धूप। और आपको पता है जब धूप पड़ती है तो इवेपोरेशन होती है, जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है। अब जब मॉइस्चर निकल जाना है ना, तो पीछे जितने रंग-बिरंगे निशान, जितने केमिकल्स उसके अंदर थे ना, वो आपके सोलर पैनल पे ढेर सारे खूबसूरत नक्श-ओ-निगार बना देगा। तो शैम्पू, साबुन, ये चीज़ें इस्तेमाल करने से पैनल साफ़ होने की बजाय उल्टा गंदा हो जाता है। तो एक तो शैम्पू, साबुन ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है? दूसरी आ जाती है प्रेशर वॉशर वाली बात। प्रेशर वॉशर पे सोलर पैनल्स टेस्टेड नहीं है। ठीक है? तो इस वजह से हम कहते हैं कि सोलर पैनल को आप प्रेशर वॉशर से साफ़ ना करें। ठीक है? अब लोग कहते हैं भई आप टेस्ट कर लें। बात ये है कि देखिए, टेस्ट करना ऐसा नहीं होता कि कंपनी ने कहा मैंने टेस्ट नहीं करना। ये तरीका नहीं होता। एक ना इंटरनेशनल कमिटी है, आईईसी वाले हैं, बेसिकली वो बैठ के ना एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कोड वो बनाते हैं तरीकेकार कि किस तरह से किस प्रोटोकॉल्स के ऊपर किसी भी चीज़ को टेस्ट करना है हमने। हाँ, ठीक है। सबसे पहले अगर इस तरह की हरकतें करनी है ना, तो वहाँ पे जाके एक कोई पेश करेगा कि ये हरकतें होती हैं। अब इसको अलाउ करना है या नहीं अलाउ करना। अब वो टेक्निकल कमिटी बैठेगी, वो बैठ के डिसाइड करेगी अगर हम नहीं अलाउ करना है तो इसके लिए ये टेस्ट होने चाहिए। इन टेस्ट की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आपके जो सोलर पैनल की आप प्रेशर वॉशिंग करें ना, तो साफ रहेगा। ठीक है, क्लीन, मतलब उसमें कोई डैमेज नहीं आएगा। अच्छा, पहले ये बात करते हैं कि प्रेशर वॉशर मना क्यों है? उसका नुकसान क्या है? प्रेशर वॉशर मना इसलिए कि जो सोलर पैनल की टेस्टिंग हुई है ना जितने प्रेशर पे, वो प्रेशर वॉशर बहुत ज़्यादा है उससे। मतलब मैं आपको सोलर पैनल के ऊपर बताऊँ, उसकी जो टेस्टिंग होती है वो 2500 मेगापास्कल। नहीं 6 बार तक होती है मैक्सिमम, 6-7 बार। अच्छा। तो अब ये आपके जो होते हैं प्रेशर वॉशर, तो 70-80 बार, 100 बार, 110 बार के होते हैं। तो वो देखें, बात ये है ना कि इस इंडस्ट्री ने आपके सोलर पैनल हर जगह लगा दिए, ऐसी ऐसी जगहों पे लगा दिए जहाँ बंदा भी नहीं पहुंच सकता। या तो बंदा सोलर पैनल पे चल के जाएगा या फिर वो प्रेशर वॉशर इस्तेमाल करेंगे। आप दोनों चीजें मना कर रहे हैं। हाँ, गलत है ना। देखें, इसलिए डिज़ाइनिंग आपने इस नज़रिए से करनी है कि आपने ये काम करना है, सही। सफाई करनी है ना, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सोलर पैनल गंदा होता है। बाहर के मुल्कों में हमने पैनल देखे, वो साल-साल ना साफ करें, पैनल गंदा नहीं होता। पाकिस्तान उस देशों से गंदा नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान में आपका हफ्ते बाद ऐसा गंदा पैनल होगा कि आपको साफ करने की जरूरत पड़ जाएगी। पता ही नहीं चलता वो पैनल है। हाँ, तो मट्टी की इतनी गहरी लेयर होती है कि लगता है वो तो शीट लगेगी छत पे। तो आपने उसको साफ करना है, तो उसको डिज़ाइन भी ऐसे करने का, उसको आपने साफ करना है। ठीक है, तो प्रेशर वॉशर वगैरह आप डायरेक्ट नहीं मार सकते। जब देखें, वो लोंगी ने नहीं फैसला करना कि प्रेशर वॉशर हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो आईसी डिफाइन करेगी, ये टेस्ट होंगे तो फिर अलाउ हो सकता है। वो करेगा तो फिर हमको कोई भी मैन्युफैक्चरर उस चीज़ की इजाज़त दे सकता है अपनी तरफ से। देखिए, इंडस्ट्री मेरे ऊपर नहीं चलती कि जी उस्मान साहब ने कह दिया, लोंगी ने कह दिया, या XYZ कंपनी ने कह दिया। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इसका नुकसान क्या है? एक तो आपने बता दिया हमने टेस्ट ही नहीं किया हुआ, हमें पता है कि इससे मसले आ सकते हैं। वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आ सकते हैं? लेकिन जो आपकी सीलिंग होती है ना सोलर पैनल की, जो फ्रेम के साथ सीलिंग होती है, वो होती है सिलिकॉन से। तो अगर आपने प्रेशर वॉशर मारा और उससे वो सिलिकॉन खराब हो गया, निकल गया, कुछ हो गया उसको, तो आपके सोलर पैनल का एक तो फ्रेम निकल सकता है, दूसरा मॉइस्चर इंग्रेस हो सकता है अंदर पानी जा सकता है। हाँ, ठीक है। मॉइस्चर, देखें पानी जाना ना, वो मॉइस्चर देखें आम फहम में मतलब ये है ना कि वो पानी किसी और शेप में हाँ, लिक्विड से गैस बन के अंदर चला गया या और ज्यादा डाइल्यूट हो गया, वो अंदर चला गया किसी तरह से, तो वहां जाके आप कह रहे हैं कि वो कंटेमिनेशन हो सकती है, उसको खराब कर सकता है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसके, क्योंकि देखें असल में हो ये रहा है कि मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों से बात करी है और बड़ी तहकीक की है, तो लोगों का ये कहना है कि भाई हम तो करते आ रहे हैं, हमें कोई मसला थोड़ी है, मतलब कोई नुकसान नहीं है। मतलब आपको नहीं पता, आप पैनल बनाने वालों को नहीं पता, उनको तो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ज्यादा पता है। वो कहते हैं भाई हम साफ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, एनर्जी भी आ रही है, सारा आउटपुट बेहतरीन। देखिए उनको हम ये कहते हैं फिर आप साफ करते रहें, जब खराब होगा तो फिर हमें ना कहिएगा। ठीक है,
क्योंकि आपको लगता है देखें चीज़, आप जिस तरह मैंने कहा इसके ऊपर छलांगे ना मारें, टूटेगा नहीं, लेकिन जब आपके पैनल में प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप हमें नहीं कहिएगा कि यार पैनल में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, इससे आ सकती है, ये नहीं कह रहा हूँ आएगी आएगी, आ सकती है, आ गई तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती ना क्या मैनुअल। मोटरवे वाली मिसाल तो बताएं अपनी। हाँ मत ये इसकी इसकी एग्जांपल एक वो दी थी लास्ट हमारी डिस्कशन जब हुई थी कि भाई देखें मोटरवे पे गाड़ियां स्पीड में गुजर रही हैं, लेकिन मैं भागते भागते टिकटॉक बनाना शुरू हो जाऊँ मोटरवे के आगे, मैं आंखें बंद करके भागी जा रहा हूँ, तो काफ़ी بعید है कि मैं 5 चक्कर लगाऊंगा तो कोई गाड़ी टक्कर नहीं मारेगी मेरे को। अब वो तरीका सही नहीं है, मैं ये ना छठी दफ़ा जा रहा हूँ तो मैं 120 पे गाड़ी टक्कर मारे में निकल जाऊंगा। तो इसका ये मतलब है कि भाई बचत होगी, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रख दी। आगे आगे नहीं कह रहा। हाँ अच्छा, प्रेशर वॉशर आप कह रहे हैं कि किसी सूरत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उससे इनकैप्सुलेशन ख़राब हो जाती है, पानी अंदर चला जाता है, और चाहे आप जितने भी बारीक हों, आप पैदल पे चल नहीं सकते, हम्म। वो भी नुकसानदेह है। अच्छा, उससे होता क्या है पैनल पे चलने से? देखें वो जो अंदर सेल्स होते हैं ना, वो फ्रेजाइल होते हैं, तो अगर आप उसके ऊपर चलेंगे ना तो उनमें माइक्रो क्रैक्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जो बाद में फिर आपकी पावर डिग्रेडेशन। माइक्रो क्रैक्स बज़ाहिर आँख से नज़र भी नहीं आते हैं। हाँ वो नज़र नहीं आते बिल्कुल। तो वो उस वजह वो ना ओवरऑल फिर आगे आपके पैनल को डिग्रेड। ये वही होता है माइक्रो क्रैक्स से जो आपने बताया शुरू में कि हॉटस्पॉट जनरेट हो जी जाता जी है। yes। वो टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, उसकी वजह से पूरे सेल की परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है। हाँ और मेरे ख्याल से वही मसला आता है जो नीचे सॉइलिंग जब आ जाती है आपके पैनल के ऊपर, काफ़ी अरसे तक ना होता क्या है कि पानी फ्रेम के कोने पे रुकता है, जिसकी वजह से आप लोगों ने एक एंटी डस्ट मॉडल भी अपना निकाला था। तो वो जब पानी खड़ा होता है तो ओवर टाइम वो उस पर डस्ट आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, और साथ साथ मिलके उसकी पूरी एक लेयर बन जाती है, कलर ही चेंज हो जाता है। ऐसे ही तो उससे भी हॉटस्पॉट जनरेट होते हैं। उससे भी हॉटस्पॉट जनरेट होते हैं और उससे पावर डिग्रेडेशन भी होती है। ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा वो होते हैं जितना आपका एंगल लो होगा ना हम्म। आपके सोलर पैनल्स का, तब ये होगा। जिस तरह हमारे यहाँ जितने आपने देखा ना लोग छतों पे ऊंचे ऊंचे लगवा लेते हैं, तो उसमें आपको एंगल लो करना पड़ता है, क्योंकि मिनिमम एंगल जो सोलर पैनल का होता है वो 10 डिग्रीज आप कर सकते हैं। उससे नीचे ये वाली चीज़ ना बहुत प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। हम्म। तो जब आप अच्छा, मैंने ये देखा है कि अब कुछ प्लांट्स, बड़े प्लांट्स जिनमें पैनल्स जो है वो 24 डिग्री पे लगे हुए हैं, उस पे भी पानी खड़ा होता है उधर। नहीं नहीं खड़ा होता है, मैं कह रहा हूँ 10 डिग्री भी तो बहुत ज़्यादा खड़ा होगा, हाँ, उस पे तो बहुत मतलब प्रोमिनेंट होता है बहुत ये बहुत चीज़। बहुत हाँ चसला है। ऐसे ही ऐसे ही। ये बताइए कि जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ARC, इसका क्या काम होता है सोलर पैनल पे, और इसके डैमेज होने के नुकसानात क्या होते हैं, और तरीके कैसे होते हैं जिससे ये डैमेज हो सकती है? अच्छा देखें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है ना सोलर पैनल के शीशे के ऊपर एक कोटिंग होती है, और इसका पर्पस मेनली ये होता है कि देखिए शीशा इनहेरेंटली ये होता है, उसमें जब आप देखेंगे ना आपको अमूमन अपना रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नज़र आता है। हाँ। अब देखें रिफ्लेक्शन होने का मतलब ये है कि जो उस पे लाइट पड़ी थी ना उसमें से कुछ वापस जा रही है। अब सोलर पैनल का मकसद है लाइट एब्ज़ॉर्ब करना, हम्म। तो अगर उसका शीशा कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन। नुकसान है क्योंकि तो आपको तो फोटोन चाहिए सारे। तो इलेक्ट्रॉन ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का मकसद ये होता है कि वो रिफ्लेक्शन ना होने दे, वो सारी को सारी को कैप्चर करे। ठीक है, सेकेंडरी इसका ये भी बेनिफिट होता है कि ये जो ग्लास है ना, ग्लास को जो क्योंकि हमारी जिस तरह आलूदगी बहुत है उसमें ये जो होता है ना हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं जिसको मतलब मेटालिक कह सकते हैं, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, इस तरह की चीज़ें ना। बहुत कंटेमिनेट हमारे यहाँ, बहुत आलूदगी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट काइंड ऑफ तो केमिकल्स। जब ये आपके सोलर पैनल के शीशे पे आके डिपॉजिट होते हैं ना तो वो अपना रंग छोड़ते हैं, मतलब कोई पीला निशान छोड़ देगा, कोई लाल सफ़ेद निशान छोड़ देगा। तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग उसको भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करती है। उसका पर्पस ये नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे काफ़ी हद तक ये भी काम कर रही होती है। नेचुरली वो हाँ, करती है। नेचुरली कर लेती है। हम्म। तो अच्छा उसको डैमेज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको या तो स्क्रैच कर दें, ठीक है? वो लगते हुए भी स्क्रैच हो जाता है, मतलब आप किसी सख्त चीज़ से आप रगड़ दें तब भी स्क्रैच हो जाती है, या आप कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह इस्तेमाल कर लें तो उससे भी वो डैमेज हो जाती ये है। जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे भी खतरा है इसको? इससे भी खतरा हो सकता है। जो सोलर पैनल साफ़ करने हैं ना आपने, वो स्पेसिफिकली सोलर पैनल क्लीनिंग के केमिकल्स आते हैं, जिस तरह वो पीवी केयर के आते हैं। हम्म। तो आप स्पेसिफिकली उनको यूज़ करेंगे ना जो कि टेस्टेड हैं कि सोलर पैनल की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग को ख़राब नहीं करेंगे, तो वो ठीक है। लेकिन अगेन उनको भी आपने इस्तेमाल ऐसे करना है कि उनका मॉइस्चर ये सन एयर से इवैपोरेट ना हो। बिल्कुल ऐसे ही, जो गिवन टाइम है। हाँ, अच्छा, इसी के साथ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये बात करी है कि सफाई का टाइम क्या होना चाहिए? हाँ, ये आपने वो बाकी बहुत अच्छा पॉइंट पूछा। देखें सफाई का जो टाइम होना चाहिए ना वो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग होना चाहिए। लेट इवनिंग प्रेफ़रेबल उस सूरत में नहीं है जब ड्यू होती है, क्योंकि आपने पैनल को साफ़ करना है, रात को ड्यू ने फिर गंदा कर देना। तो अर्ली मॉर्निंग प्रेफ़रेबल टाइम है। अच्छा अर्ली मॉर्निंग कितनी मॉर्निंग लोग सवाल पूछते हैं। देखें जो एक गाइडलाइन होती है ना सोलर पैनल क्लीनिंग की, वो ये है कि आपने सोलर पैनल का जो
साफ करने वाला पानी है आपका हम्म, और सोलर पैनल का जो सरफेस टेम्परेचर है, इन दोनों का टेम्परेचर डेल्टा 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो हमारे बड़े भी हमें समझाते रहेंगे ठंडी चीज़ के ऊपर, मतलब गर्म ठंडे पे गर्म नहीं, गर्म पे हाँ, ठंडा नहीं, बीमार हो जाओगे, तो ऐसा ही है। यही चीज़ ना सोलर पैनल की शीशे गाड़ी के रेडिएटर जब उस वक्त गर्म होता है, उस वक्त बोलते हैं भाई अभी नहीं सर। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो अगर आप देखें आपका सोलर पैनल गर्म है, उसके ऊपर आपने ठंडा पानी मार दिया, तो उसके शीशे के टूटने के खर्चा बढ़ जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने ये वाला काम नहीं करना कि तो अब देखें सोलर पैनल गर्म किस तरह होता है, जैसे-जैसे वो करंट बनाना शुरू करेगा ना, जनरेट करेगा बिजली, हम्म, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो हम्म। आपने जितना अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं उसको साफ वो करें, ठीक है? बिल्कुल सूरज निकल मतलब वो बिजली बनाना ज़्यादा अपने अपने पूरे काम पे ना आया हो। मतलब वही बात है कि जो एक एक परफ़ॉर्म कर रहा है, वो काम पे लगा हुआ है, आप उसको बीच में से उठा के पानी से नहलाना शुरू कर दें, वो नहीं करना हमने। और 9 बजे से पहले तक का टाइम मेरे हिसाब से, और हुँ, आजकल सर्दियों के हिसाब से तो आप समझिए कि 10 बजे तक भी आप सफाई कर सकते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल, और शाम में 3 साढ़े 3 बजे के बाद आप सफाई कर सकते हैं। ऐसा। ये आइडियल टाइम है। लेकिन आम तौर पे इस वक़्त तो ख़ास तौर पे मैंने ये देखा है कि बहुत बड़े लेवल पे जो है वो दोपहर में सफाइयाँ हो रही हैं, लोगों को नहीं, टाइम उसमें ना शीशा टूटने के चांसेस बहुत होते हैं। मतलब नॉर्मल एक कॉमन सेंस भी हमारी कहती है ना, बहुत गर्म शीशा होगा उसके ऊपर ठंडा पानी मारना शुरू हो जाए, किसी ना किसी टाइम जाके चटक जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताएँ कि लॉन्जी क्या रिकमेंड करता है मेंटेनेंस की, और कोई ऐसी चीज़ जो कि इंडस्ट्री की प्रैक्टिस गलत तरफ जा रही है, या इंस्टॉलेशन में कौन से ऐसे मामलात हैं जो कि आप कहते हैं कि ये अवॉइड होना ज़रूरी है? एक जो मेंटेनेंस में लोग देखते हैं ना, देखिए सोलर पैनल हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस फ्री है, हुँ, ठीक है? उससे जो हम बुनियादी हमारा मतलब होता है ना, ये है कि इसमें आपने कोई ग्रीजिंग नहीं करनी, कोई तेल नहीं डालना, कोई लुब्रिकेशन का कोई हिसाब नहीं, ठीक है? कोई मतलब ऐसा नहीं वेयर एंड टियर है, बेल्ट बेल्ट चेंज करनी, जिस तरह गाड़ियों का और मोटरसाइकिलों का होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने इसको बस लगाया और फिर भूल जाएँ, ठीक है? होता जो इसमें चंद चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो हम रिकमेंड करते हैं कि एक तो आपका सोलर पैनल लगा है, हुँ, वो नट बोल्ट से लगा हुआ है, ठीक है? हुँ, आपने उसकी टाइटनेस पीरियोडिकली चेक करते रहना है। हुँ। क्योंकि देखिए आँधियाँ आएँगी, वो झटके लेगा, तो आपका बोल्ट ना आहिस्ता-आहिस्ता लूज़ होना शुरू लूज़ हो जाता है। ठीक है? फिर एक टाइम आएगा कि तेज़ आँधी आएगी और पैनल आपके निकल जाएँगे, हुँ, वो आपका फिर नुकसान है। तो आपने पीरियोडिकली उसको चेक करते रहना है। कितना पीरियोडिकली 6 महीने बाद कर लें, साल बाद कर लें, हुँ। बहुत तेज़ आँधियाँ चलें तो 6 महीने बाद कर लें, नहीं चल रही तो साल बाद कर लें। कराची की साइड में हवा बहुत तेज़ है, हाँ। आप 6-6 महीने बाद कर लें। लेकिन कराची की साइड पे एक इशू और है ना, वहाँ ज़ंग जल्दी लग जाता है, तो वो ज़ंग से वैसे ही पक्का हो जाता है। हाँ, हाँ, ये भी एक चीज़ है। तो आपने ये इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि आपके नट बोल्ट वगैरह, क्योंकि देखिए सोलर पैनल इटसेल्फ एक चीज़ है, लेकिन उसको सपोर्ट देने वाली चीज़ें इर्द-गिर्द बहुत है। तो आपने उनको चेक करना है, ठीक है? दूसरा एक बहुत कॉमन हमने मिस्टेक देखी है लोगों की कि तार वो इस्तेमाल नहीं करते यूवी रेटेड, ठीक है? सोलर पैनल इन्हेरेंटली आपको लगा है धूप में। अब यूवी रेटेड तार नहीं होगी, आपने देखा वो तारों का जो रब वो होते हैं ना, उस हिसाब हाँ, बोले मतलब इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो तार मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे सोलर पे टेस्टेड हैं। सोलर के स्टैंडर्ड के हाँ, हिसाब से हैं ज़्यादातर। मैंने मतलब मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग नॉलेज थी कि इतनी रेडिली वो तार अवेलेबल है, फिर भी लोग गलत तार लगाते हैं। देखिए वो सस्ती मिल जाती है तो कहते हैं नहीं, यार मकसद बात ये है ना कि इंडस्ट्री तैयार नहीं थी इतने बड़े लेवल पे सोलर के ग्रो होने के लिए। हुँ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनका हिस्ट्री नहीं थी, बैकग्राउंड नहीं था सोलर का, वो इसलिए सोलर में आ गए कि यार इस वक़्त तो चल रहा है, और इतने ज़्यादा इम्पोर्ट हो गया कि लगाने वाले भी कम थे। तो जिसको जो मिल रहा था वो उससे लगवा रहा था, हुँ, और उस चक्कर में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसीलिए मेरा भी मकसद है कि हम लोग आगे इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन को आम करें, ताकि लोगों को समझ आए कि भाई ये वाली चीज़ अगर गलत लगा भी लइए, गलत लग गई तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, आप तार को चेंज करा लें, इससे पहले कि वो कोई बड़ा नुकसान दे दे। मेरे हिसाब से डीसी की केबल और एसी की केबल में ही लोगों को अभी तक फ़र्क नहीं पता कि डीसी केबल क्यों इस्तेमाल होती है सोलर के अंदर, एसी केबल क्यों नहीं होती? आप इसको ज़रा बताएँ, क्यों क्यों हमें एसी केबल इस्तेमाल नहीं कर सकते सोलर की वायरिंग के लिए? यार देखें, जो आपकी एसी केबल ना, एक तो यूवी रेटेड नहीं है, ठीक है? दूसरा उसके स्ट्रैंड्स जो हैं वो कम होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये अगर आप तार छीलेंगे ना, तो उसके आप देखेंगे तो 6 एमएम 4 एमएम में 7 होते हैं आई गेस, हाँ, 7-29 तो जो के। आपकी डीसी केबल है ना उसमें स्ट्रैंड ज़्यादा होते हैं, हुँ, ठीक है? तो उसकी वजह से आपकी डीसी केबल मतलब ज़रा आपकी क्या कहते हैं, एक फ्लेक्सिबल भी होती है, दूसरा उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी भी ज़रा बेहतर होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो होता है कि एसी और डीसी करंट में जो बुनियादी फ़र्क होता है ना कि डीसी की हीटिंग बहुत डिफरेंट है, एसी की हीटिंग बहुत डिफरेंट है। हुँ, तो एक तो ये करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी, ठीक है? वो कितनी है वो चेंज हो जाती है थोड़ी बहुत वैसी एसी की और डीसी की। हुँ, दूसरा ब्रेकर कौन-सा इस्तेमाल होगा वो भी चेंज हो जाता है, कि हुँ, ब्रेकर अमूमन ना कितना हीट जनरेट हुई उसके हिसाब से ट्रिप करता है। हुँ। तो आपने डीसी ब्रेकर प्रॉपर यूज़ करना है। अब देखें यही चीज़ अब जिस तरह हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, मैंने भी गलतियाँ की हैं, आपने भी गलतियाँ की हैं, अब हमारा मकसद ये है कि बाकी ना करें गलतियाँ। ना करें ऐसे ही। ठीक है? अगर
हर पाकिस्तानी दोबारा वही गलती कर रहा है, तो फिर तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही ना, हाँ। पर वहीं के वहीं बैठे मतलब हम लोग अपना हक पूरा नहीं कर रहे, वो गलतियां हम लोगों को बता नहीं रहे कि यार ये चीज़ की गलती ना करना, ना कर। सबने करनी है और हम कह रहे हैं हाँ हाँ देखा उसने भी गलती की तो ये मज़ा नहीं आएगा ना। ये तो अब मतलब पाकिस्तानी बनते हुए हम भी उस चीज़ का पार्ट है ना, जो हम कहते हैं यार उसने भी गलत किया, इसने भी गलत किया, तो हम अपने तो तो देखें, इससे ज़्यादा अब मतलब मैं तो ये समझता हूँ, मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन आज के डिस्कशन की ये थी कि भाई वो मैसेज जो गलत जा रहा है लोगों को, उसको हम करेक्ट करें कि भाई असल बात है क्या और आपने काम करना है किस तरीके से। तो आज की मेरे हिसाब से हमने बहुत सारे एड्रेस किए हैं इशूज़ वारंटी के हवाले से। अच्छा एक सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक पॉइंट मैं बहुत भूल गया। देखें सोलर पैनल के आप देखेंगे फ्रेम भी होता है और जनरली वो ग्लास भी है। तो एक जो रिकमेंडेशन होती है ना सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर की हमेशा, वो ये होती है कि सोलर पैनल की हर साइड से जो है ना, आपने कम से कम 10 का फासला छोड़ना है, हुँ। ठीक है? अब 2 पैनल जब साथ लगाएँगे ना, 10 इसका 10 इसका, यानी 20 का फासला आप बीच में छोड़ेंगे, जो 1 इंच बनता है। सोलर पैनल जोड़ के नहीं लगाने कभी भी, ठीक है? हुँ। जो क्लैंप है ना, वो क्लैंप एक पॉइंट जगह पे आता है, वो पूरा पूरा का पूरा साथ नहीं जुड़ता। क्लैंप आप लगा सकते हैं, हुँ। लेकिन क्लैंप के अलावा कोई भी चीज़ आपने मतलब काफ़ी लोग अच्छा, ने आप कह रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लैम्प वो 15 एमएम का यूजुअली होता है नहीं, क्लैम्प जो। क्लैंप तो आप लगा सकते हैं, उसका मसला नहीं है। मैंने लोगों को देखा है असल में ना, वो एंगल आयरन से बनाते हैं फ्रेम और उसमें सोलर पैनल सेट कर देते हैं। अब वो नहीं करना, वो नहीं कर सकते आप, उसकी इजाज़त नहीं है। क्योंकि देखें सोलर पैनल को एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की जगह चाहिए, थोड़ा वो वो सही है। स्पेस होनी चाहिए उसके पास। हाँ, तो 10 मैंडेटरी है वो देना। जो वेदर के हिसाब से एक्सपेंड होता है मेटल और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से हमें 15 एमएम छोड़ना चाहिए। और क्लैम्प में आप कह रहे हैं ये इश्यू नहीं है, क्लैम्प क्योंकि उसका बिल्कुल जुड़ के लगता है उसके साथ। तो क्लैम्प में इसलिए नहीं है कि वो क्लैम्प इतनी सी जगह पे लग रहा है, पूरे स्पेस पे नहीं लग रहा। तो उसको जगह मिल जाती है कि वो एक्सपैंड भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी उसमें हो सकती है। अच्छा, दूसरा इंस्टॉलेशन में ये देखा गया है कि ख़ास तौर में मैंने पंजाब में, लाहौर में बहुत ज़्यादा देखा है कि वॉकवेज़ नहीं छोड़ते हैं भाई सफाई के लिए, जगह ही नहीं होती है। हाँ, ये कराची के अंदर तो बहुत मतलब ये आम हो चुका है और मैंने बहुत इंस्टॉलेशन देखी हैं जहाँ पे हमारे पास सफाई की प्रॉपर जगह होती है। बहुत कम इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ ऐसा नहीं है। तो होता क्या है, जब वो लगा रहे होते हैं तो उनको ये पिच किया जाता है कि सर आपके तो इतने पैनल मज़ीद आ जाएँगे। डेफ़िनिटली वो पैनल ऑफ़ कोर्स आपको जब वॉकवे सफाई की जगह नहीं छोड़ेंगे तो पैनल तो मज़ीद आ जाते हैं, लेकिन उससे नुकसान ये है कि आप वो पैनल विदिन 6 मंथ जब आपके गंदे होने शुरू होंगे तो आप परफ़ॉर्मेंस नहीं करेंगे, फिर आप ज़ाहिर-सी बात है लोगों को छुड़वाएँगे भी, आप प्रेशर वॉशर भी इस्तेमाल करेंगे उसके लिए और सारे वो तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो वॉकवे मेरे ख़्याल से ये बड़ा पॉइंट है जो कि हमें इस पे ज़ोर देना चाहिए कि भाई सफाई के लिए प्रॉपर निज़ाम हो। इसमें बल्कि मेरे ख़्याल से आपने बिल्कुल हाइलाइट किया, जगह बिल्कुल छोड़नी चाहिए हर पैनल की एक्सेस होने की। दूसरा ये लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि यार फ्रेम पे चल लूँगा, पैनल पे नहीं चलूँगा, फ्रेम पे चल, नहीं चल सकते भई, फ्रेम पे भी नहीं चल सकते, अलाउड नहीं है, ठीक है? तो आप नहीं, दूसरा खतरनाक बहुत है भाई, मतलब वो इतना बारीक फ्रेम है, आप उसके ऊपर चल रहे हो, फिर पैनल गीला हो रहा है, अक्सर मैंने देखा है कि गीले पैनल पे चल रहा है। आपने सिर्फ़ वहाँ से फिसलना है, कोई ना कोई हड्डी टूटनी है, पैनल का नुकसान तो चलो पूरा हो सकता है, मतलब आपका जानी नुकसान भी तो हो सकता है। ऐसे ही वो बहुत खतरनाक है। और अर्थिंग नहीं करते सोलर पैनल की, इसी से याद है एक खबर मैंने सुनी थी, पता नहीं सच्ची है कि नहीं, कि वो पास बंदा भाई। पानी से धो रहा था तो करंट लग गया। क्योंकि देखें पानी कंडक्टिंग पाथ है ना, तो वो सोलर पैनल शॉर्ट हो रहा था, उसने पानी चढ़ाया उसके ऊपर तो सीधा करंट उसको लग गया। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन सोलर पैनल को आपने अर्थ करना है, उसकी ग्राउंडिंग करनी है, तो फिर उसके बाद वो मतलब आप काफ़ी हद तक सेफ हो जाते हाँ, जो गाइडलाइन दी हुई है नेट मीटरिंग के लिए वो बड़ी ज़रूरी है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी तरह आप वो अवॉइड कर भी सकते हो तो भाई इसलिए नहीं करो कि आपके अपना नुकसान माल माल तो अपनी जगह, लेकिन जान का भी बहुत बड़ा खतरा है। इसी वजह से वो ज़रूरी है। ऐसे ही। तो क्योंकि आप आम तौर पे ना हमारे यहाँ घरों में भी अर्थिंग नहीं होती है। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही हाइलाइट किया, जो हुकूमत ने नेट मीटरिंग की चीज़ें लिखी हैं, उसमें सब लिखा हमें देखिए हम उसको फ़ॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है। हम करेंगे वो हमारे भले के लिए होंगे, उसमें हुकूमत को क्या फ़ायदा कि मैं अर्थ से लगवा लूँ लोगों से, तो ये क्या हुकूमत को क्या मिलेगा इसका? लेकिन देखें हमारे भले के लिए उन्होंने कहा ना, इसको कानूनी तौर पे करें कि जी आपका वेंडर करेगा तो ये काम होएगा। तो अगर हम उसको अवॉइड करके एक अचीवमेंट समझेंगे, यार मैंने 5000 देके अवॉइड कर लिया तो कमाल हो गया, तो वो आपकी अचीवमेंट नहीं है, आपने अपने भले की चीज़ ख़त्म करें। अच्छा, हाँ, आप ये क्या समझते हैं, आप जिस तरह के ग्रो कर गई है इंडस्ट्री, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट आम तौर पे लगा हुआ है, 1 मेगावाट तो हद से ज़्यादा प्लांट्स लग गए। तो आप समझते हैं कि क्लीनिंग की टेक्नोलॉजी को कहाँ लेके जाना चाहिए और आप लोगों की रिकमेंडेशन क्या हैं? क्योंकि पीवी केयर के साथ हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप इस मार्केट को किस तरह देखते हैं ग्रो करते हुए? देखें अभी तक ना मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों ने ज़्यादा फ़ोकस किया लगाओ, मतलब लगाओ। अब बहुत ज़्यादा लग गया, जिस तरह अभी हम काउंट कर रहे थे कि भाई तकरीबन 26 गीगावाट तो 2 सालों में लग गया। अब 26 गीगावाट लग गया तो उसको मेंटेन भी तो करना है किसी ने, ठीक है ना?
तो अब उसको मेंटेनेंस के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे ख़्याल से अब ना फ़ोकस उस तरफ आएगा, यार मैंने लगा तो लिया, अब इसका फ़ायदा तो लूँ। अब जैसे नेट मीटरिंग में सख्तियाँ आएँगी, वो बाय बैक परचेज़ रेट कम करेंगे, तो लोगों की कोशिश होगी ऑप्टिमाइज़ करें अपने आप। तो ऑप्टिमाइज़ेशन में यही है, सफाई करें, ठीक है? सबसे पहले क्लीनिंग के ऊपर आएगा, हुँ। क्लीनिंग के बाद अब क्लीनिंग की ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर आएगा। अच्छा, तो एंटी स्टैटिक कोटिंग, ये जो ऑप्टिमाइज़ेशन की आप बात कर रहे हैं ना, तो हमने इंट्रोड्यूस कराई है पाकिस्तान में एंटी स्टैटिक कोटिंग। ये करती क्या है कि आपके पैनल के ऊपर एक लेयर बना देती है, और ये लेयर 2 तरह की कोटिंग्स होती हैं, जो आमतौर पे लोग कंपेयर करते हैं गाड़ी की कोटिंग से। वो होती है हाइड्रोफोबिक, यानी वो पानी को नहीं ठहरने देती, पानी को कतरे-कतरे करके उतर जाता है। एंटी स्टैटिक क्या होती है, वो सॉइलिंग को या मिट्टी को या किसी भी किस्म की गर्द को रुकने नहीं देती पैनल पे। तो जब वो गर्द आती है तो वो कोटिंग को, और वो ऊपर-ऊपर रहती है, हवा से भी उड़ जाती है। हुँ, उसकी सफाई एक तो बहुत आसान हो जाती है, फिर प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो आप ये समझें कि अगर आपने 10 किलोवाट का एक प्लांट लगाया हुआ है और आपने एंटी स्टैटिक कोटिंग कर दी, तो वो 11 किलोवाट जनरेट कर देगा। 11 किलोवाट के बराबर की बिजली। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो हम समझते हैं। फिर इसी तरह उससे एक और जो बड़ा फ़ायदा है वो ये कि आप अगली दफ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हफ़्ते में 1 दफ़ा सफाई करते हैं अपने पैनल की। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आपने सफाई मॉप से नहीं करनी है। हम ये रिकमेंड नहीं करते एसपीवी केयर। हम ये समझते हैं कि भई समझते नहीं, हमारा एक्सपीरियंस है कि जब आप मॉप इस्तेमाल करते हैं ना, तो मॉप इज़ अ डस्ट कलेक्टर। वो अपने अंदर जज़्ब करता है गंद को। जब वो जज़्ब करता है तो वो गंदी चीज़ को आप आगे दूसरे पैनल पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप वो गंदा कर के उसको मज़ीद और आप पैनलों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे एक तो ये कि वो गंद आगे जा रही है। दूसरा, वो अपने अंदर कंकर और बीट हैं और सारी चीज़ों को जमा करके ले रख लेता है, तो उससे स्क्रैचेस भी मारता है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग को भी ख़राब करता है। तो हमने जो रिसर्च करके ये निकाला है कि नायलॉन 66 का जो ब्रश होता है, जो कि आप लोगों से भी अप्रूव कराया है हमने, वो अपने अंदर एक तो इस तरह की कोई भी गंद जमा नहीं करता, वो पुश करता है, उसको पुल नहीं करता, और उससे सफाई का प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जब आप एंटी स्टैटिक करते हैं पैनल पे, फिर उसके बाद नायलॉन 66 के ब्रश से साफ करते हैं, तो आपको पानी भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मतलब ऐसा नहीं कि हर दफ़ा आप एक दफ़ा एंटी स्टैटिक कोटिंग से साफ करें और अगले 2-3 दफ़ा आप ड्राई कर लें, फिर आप दोबारा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ड्राई कर सकते हैं, और ये लाइफ़ 3 से 6 महीने की कोटिंग की होती है, जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। मतलब आप ये समझेंगे वो एक दफ़ा की सफाई में अपनी पर्स पूरे कर देता है। अच्छा इसमें ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस भी यही है कि ब्रश से ज़्यादा अच्छा सफाई होती है और ये मॉप वगैरह से इतनी अच्छी नहीं होती, ब्रश बहुत इफ़ेक्टिव है। सेकंडली पानी की जहाँ बचत की बात आई ना, देखें कराची जैसे शहर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोलर पैनल को आप खारे पानी से नहीं साफ़ कर सकते, मीठे पानी से कर सकते हैं। ऐसा ही है। अब मीठा पानी नायाब है, खारा पानी आप इस्तेमाल अगर कर ही नहीं सकते, सिर्फ मीठा पानी इस्तेमाल करना, वो तो एक मुश्किल बात बन जाती है। तो ये जो आपने हाइलाइट किया ना कि एंटीस्टैटिक कोटिंग के बाद आप ड्राई क्लीनिंग भी कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मतलब आप हर वक्त पैनल साफ़ करने के लिए मीठा पानी अरेंज करें, वो इतना अच्छा, अच्छा फिर बहुत सी इंस्टॉलेशन ऐसी हैं, अब मैंने आपको जिस तरह बताया, लोगों ने चढ़ने की जगह नहीं बनाई, तो अब वो पानी का इंतज़ाम तो उनको सोचा भी नहीं कि इसको साफ़ करने के लिए पानी भी चाहिए होता है ऊपर। बहुत सारे ऐसे हमारे पास केसेज़ आते हैं कि जहाँ पे सोलर पैनल लग चुका है और छत पे पानी का इंतज़ाम ही नहीं है, तो सफाई करें कैसे? तो उसमें आप देखें, एक दफ़ा अगर आप पानी ले जाके उसकी एंटी स्टैटिक कोटिंग अप्लाई कर देते हैं, तो आगे आपको इसमें बचत मिल जाती है। फिर ब्रश का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है आपको कि ब्रश से आपकी क्लीनिंग की एफिशिएंसी बहुत अचीव हो जाती है। मॉप से क्या होता है, आपको गीला कर देता है मॉप। जब आप गीला करके आगे निकलते हैं, तो वो पीछे वाले पैनल जब सूख के आते हैं ना, तो फिर आपको उस पे निशान नज़र आते हैं, और वही निशान होते हैं जो आपकी एफिशिएंसी को बहुत तेज़ी से नीचे करते हैं। ये खारे पानी का भी जो आपने मसला बताया, हार्ड वाटर, उस वक़्त पानी गीला पैनल गीला होता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आती। मतलब मैंने ये देखा है, सफाई की कंपनीज़ अक्सर क्या करती हैं कि वो पैनल की क्लीनिंग के बाद तस्वीरें भेजती हैं कि भाई हमने साफ़ कर दिया, और वो तस्वीरें होती हैं जब पैनल होते हैं गीले। गीला पैनल आपको कुछ बताता ही नहीं, वो तो बेचारा गीला है, आपको तो पानी नज़र आ रहा है ऊपर, आपको लगता है चमक गए मेरे पैनल, लेकिन आधा घंटे बाद इस तरह के ठंडे मौसम में तो और टाइम लेते हैं पैनल सूखने में। उसके बाद उसका असल रूप पता चलता है, और इनफैक्ट वो तो बिल्कुल डिफरेंट कलर में होता है, बिल्कुल डिफरेंट शेड में होता है। तो आपने अगर किसी मेरे हिसाब से अगर आप सफाई करा रहे हैं किसी और से, तो आप उसको बोलें, भाई सफाई की तस्वीर आप तब लो जब पैनल सूख चुका, ताकि उसकी सही तरह से ड्यू डिलिजेंस हो। दूसरा, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। आपने दिन के वक़्त साफ़ करना है, तो पैनल के ऊपर नुकसान होते हुए हमने खुद देखा है। जो आपने जिस तरह हाइलाइट किया कि दिन के वक़्त आप साफ़ ना करें, जिस वक़्त बिजली बन रही होती है, वो वाला टाइम है। उस वक़्त तो मतलब पैनल पे क्रैक आना, पैनल के ऊपर जो केमिकल के असरात होते हैं, अगर आप केमिकल क्लीनिंग और 90% केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। अब वो सही है, गलत है, वो तो आपने हाइलाइट कर दिया। बट द पॉइंट इज़ कि उस टाइम आपने सारा का सारा मॉइस्चर निकल गया फौरी तौर पे, और वो सारा जो केमिकल था, जो कंटामिनेशन थी, वो पैनल पे रह के उसने रंग भी चेंज कर दिया उसका, और उसके असरात भी ज़ाहिर कर दिए।
तो उस्मान साहब हम ना ये करना चाह रहे हैं पीवी केयर के प्लेटफॉर्म से कि आपकी जैसी कंपनी है और इस तरह की जो लीडिंग कंपनीज है सोलर पैनल की, हम रोड शो करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो तालीम है, जो नॉलेज है, इसको आम करें और सबके पास जाके पहुंचाएं हम जिन तक हमारी रीच नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने ज़मानी कर तो दी हैं, लेकिन लोगों को उसका करने का तरीका नहीं पता। तो हम रोड शो करना चाह रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। क्या लॉन्जी इंटरेस्टेड होगा पीवी केयर के साथ कोलैब करने में, ताकि हम इसकी रीचेबिलिटी पूरे पाकिस्तान में लेके जाएं? जी, जी, बिल्कुल देखें सोलर पैनल का सही मेंटेनेंस जो है ना वो हमारे भी इंटरेस्ट में है। क्योंकि देखें अगर आप सबसे अच्छा दुनिया का पैनल ले लें और उसके बाद आप उसको मेंटेन ना करें और फिर आप कहें कि कंपनी अच्छी नहीं थी, वो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम कहते हैं कि यार देखें आपने एक तो ले लिया, ठीक है? हम यहाँ तक आपके साथ ही थे कि भाई मेरा पैनल खरीद लो प्लीज़। हम कस्टमर का साथ रखना चाहते हैं, यार देखें अब इसको आप ऐसे साफ़ रखें, इसको ऐसे मेंटेन करें, इसमें आपने ऐसे चीज़ करना है। और जनरली हम हमारा मकसद ये होता है कि ओवरऑल अपने पूरे पैनल जो पूरी सोलर प्रोजेक्ट है उससे आप अपनी बेस्ट पॉसिबल आउटकम दें, ठीक है? वो हमारा सिर्फ ये नहीं कि भाई मैं तो सिर्फ पैनल से रिलेटेड हूँ, पैनल का ही भी ज़िक्र करूँगा। तो जिस तरह आप ये रोड शो करना चाह रहे हो ये बहुत एप्रिशिएट करने वाली बात है और मेरे ख़्याल से हमें अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए और लॉन्गी बिल्कुल आपके साथ इसमें पार्टिसिपेट करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इस तरह की कोलैबोरेशंस करके नॉलेज बेस को आगे लेके जाएं और जी। लोगों को सही तरह की नॉलेज दें। अच्छा, अब आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। 2025 आ चुका है, मुबारक हो आपको और हम सबको। आप क्या देखते हैं सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, और 2025 क्या लेके आ रहा है लॉन्ची पाकिस्तानियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए? देखें ये टेक्नोलॉजी ना बहुत तेज़ी से इवॉल्व करेगी। आप मतलब नॉर्मली जो है ना आप सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट अगर आपकी 20-25 साल में है ना तो हम कहते हैं सही है, मतलब एक रूटीन एक टेक्नोलॉजी का तरीका। सोलर में ये है कि सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो एडवांसमेंट है ना हर 5-6-7 साल बाद आ जाती है। तो अभी जिस तरह हाइमो एक्सटेंड हम लेकर आए हैं जो कि 5 6 7 साल पे आपने बहुत ज़्यादा कह दिया सर। हाँ, मतलब 2011 में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी थी वो 11% थी, और इस टाइम हर साल 1% के हिसाब से आप देख लें तो 25 पे तो हम आ चुके हैं, 25-26 पे। कमर्शियली अवेलेबल है 25-26। मतलब मुझे उस वक़्त याद है 2013 में मैंने एक सिम्पोजियम अटेंड किया था, सिमेंस भी उसमें पार्टनर था IEEE का, और उस वक़्त उन्होंने बताया था कि भाई हमने लैब में 30% लैब के अंदर 33% की एफिशिएंसी अचीव कर ली है। और आपको पता है लैब से कमर्शियलाइज़ आने में एक तो टाइम बहुत लगता है और बहुत सारी चीज़ें जो आप अचीव नहीं कर पाते हो। तो आप उस हिसाब से अगर देखते हो तो बहुत तेज़ी से ग्रो किया इंडस्ट्री ने, और हम आज मतलब बहुत आगे का माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया। मतलब 20 आपको मैं बताऊँ जो हमारा हाइमो एक्सटेंड पैनल अभी लॉन्च किया जो अभी जनवरी में मार्केट में पहुँच रहा है। तो ये बेसिकली इस टाइम दुनिया का सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी पेंसिल है और ये इसकी जो सेल एफिशिएंसी है ना जो थ्योरेटिकल लिमिट है ना सिलिकॉन सेल्स की एफिशिएंसी की वो 29 पॉइंट समथिंग 29.8 है या 29.7% है। ये उसके बहुत करीब पहुंच चुका है, ये 26.6 तक पहुंच गया और ये मोस्ट लाइकली 27 क्रॉस कर जाएगा बाय अच्छा, नेक्स्ट ईयर। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में फ़र्क थोड़ा ज़रा समझाइएगा? ये थ्योरेटिकल एफिशिएंसी और एक प्रैक्टिकल एफिशिएंसी का फ़र्क ये होता है कि देखिए थ्योरेटिकल होती है कि जी सब अच्छा हो, कोई चीज़ इसमें मतलब कोई कागज़ी जो वर्किंग है। हाँ, जो कागज़ी वर्किंग है। लेकिन प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता। देखिए कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ आपका जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसमें कुछ वेरिएशंस होती हैं। तो आप प्रैक्टिकली वो नंबर अचीव नहीं कर सकते जो थ्योरेटिकल पीक हुँ। एफिशिएंसी होती है। मतलब लैब के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिसाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के नहीं, मुताबिक जो कर सकते हैं। थ्योरेटिकल है आप इवन लैब में भी अचीव नहीं कर सकते। ओके, हाँ, सही है, वो तो डॉक्यूमेंटेड नंबर है ना, हाँ। उसको जब हम लैब में लेके आते हैं तो उसमें भी फ़र्क आ जाता तो लैब में इस टाइम 29% पे पहुँचे हुए हैं, थ्योरेटिकल 29.8% है है। और प्रैक्टिकली जो हम मैथ स्केल पे पहुँचे हैं 26.6 पे पहुँचे हुए हैं और मोस्ट लाइकली अगले 2 साल में 27 पॉइंट समथिंग पे होगा जो कि पीक होगा। तो अगर आप अगले सालों की बात करें ना मोस्ट लाइकली बाय 2028 टैंडम जंक्शन पैनल्स का टाइम आ जाएगा और टैंडम जंक्शन पैनल्स जो है ना वो फिर क्रॉस करेंगे इस थ्योरेटिकल लिमिट को। टैंडम जंक्शन डिफाइन तो करें? टैंडम जंक्शन में क्या करते हैं कि जो आपका सिलिकॉन है ना, हुँ, सिलिकॉन लेयर जो है वो आपकी एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करती है, हुँ। ठीक है? अब लाइट है ना पूरा एक ब्रॉड हम पढ़ते हाँ, हैं लाइट मतलब ये कि डिफरेंट उसमें वेवलेंथ्स है। हाँ, हमारे काम की सोलर पैनल में कोई एक मखसूस है। तो सिलिकॉन सेल जो है ना वो एक स्पेसिफिक बैंड को एक्सेप्ट करता है और उससे कन्वर्ट करता है लाइट को। अब एक और मटेरियल है जो आप अमूमन नेट पे सर्च करें ना वो आता है वंडर मटेरियल पेरोव्स्काइट पेरोव्स्काइट पेरोव्स्काइट। तो पेरोव्स्काइट एक ऐसा मटेरियल है जो सिलिकॉन से डिफरेंट है और उसकी बैंडविड्थ अब्जॉर्प्शन भी बहुत डिफरेंट बैंड है। तो जब आप उन दोनों मटेरियल्स को आप साथ लगा लेते हैं ना तो सनलाइट जब पड़ी तो सिलिकॉन ने अपनी बैंड अब्जॉर्ब करनी है और पेरोव्स्काइट ने अपनी बैंड अब्जॉर्ब करनी है। तो आपकी थ्योरेटिकल एफिशिएंसी जो नंबर है ना वो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो जो जो सिलिकॉन नहीं जज़्ब कर पा रहा,
पैनल पे पड़ रही है लेकिन उसके काम की नहीं है, वो उसका उसको इस्तेमाल करना नहीं जानता सिलिकॉन, ऐसे तो वो वहाँ से एब्जॉर्ब होकर और उसकी एफिशिएंसी बढ़े। तो ये लिमिट कहाँ तक जानी है? जो थ्योरेटिकल लिमिट है, फिर ये टैंडम जंक्शन की तो 45% तक है, और 45। जो इस टाइम लैब स्केल पे अचीव हुई है, वो 34% अचीव हुई हुई है। तो आप ये कहें कि जो आपके 2027-28 में पैनल आएँगे ना, वो मोस्ट लाइकली अगर इस टाइम हम 25% एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं पैनल्स में, मोस्ट लाइकली हम 26-27% तक 2027-28 में पहुँच जाएँगे इंशाल्लाह। तो टैंडम जंक्शन आप देखते हैं 30 के बाद आएगा। 2028 में मोस्ट लाइकली पहले-पहले आना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, मैं ना थोड़ा-सा ये चाहूँगा कि आज व्यूअर्स को बताऊँ कि एफिशिएंसी होती क्या है। वो समझते हैं हमने 500 वॉट का पैनल लिया है तो वो 500 वॉट बनाएगा या उसके 26% बनाएगा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी होती है इन टर्म्स ऑफ एरिया, आपने कितनी स्पेस कवर की है, कितना एरिया कवर किया है। अगर हम 1 स्क्वायर मीटर का यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर का एरिया के ऊपर सोलर पैनल लगाएँगे और वो 1000 वॉट 1 किलोवाट जनरेट करेगा तो वो हो जाएगी 100%। आज हम उसके 26% बिजली निकालते हैं उतने एरिया से। हमारा तकरीबन 2 स्क्वायर मीटर का पैनल है और उससे हम 580, 570 वॉट, 590 वॉट निकाल रहे हैं। तो अराउंड 26-25% जबकि फ्रेम-व्रेम सारे एरिया निकालते हैं तो वो 26% बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज से 10 साल पहले भी कोई पैनल 250 वॉट का था, तो आज के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी कम है, मतलब वो स्पेस उसकी ज़्यादा है, उसने जगह ज़्यादा घेरी हुई है, लेकिन बिजली वो अपने हिसाब से उतनी पूरी बना रहा है। वो 250 वॉट का पैनल उसी हिसाब से बिजली बना रहा है, जिस हिसाब से आज का 580-590 वॉट का बिजली बना रहा है। बिजली बनाने की मिकदार में कोई फ़र्क नहीं आया। फ़र्क ये आया कि उसका स्पेस ज़्यादा थी पहले और अब कम होती जा रही है। इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, बिजली बनाने की मकदार में फ़र्क आया है, लेकिन वो एफिशिएंसी की वजह से नहीं आया। हाँ, हाँ। वो इस चीज़ को डिफाइन नहीं दैट करी। वो और चीज़ें हैं कि जी वो मतलब उसकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी बेहतर हुई, वो मतलब कि कितनी लाइट अब्ज़ॉर्ब कर रहा था या उसकी वो तो हम देखें ना, आप मतलब सादा पहले तो आप ये समझें कि पॉली मोनो की बात करते थे, आज हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। ऐसे ही है। पर्क से आके फिर एन टाइप में आके फिर अभी आप हेटेरो हेटेरो जंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हम तो उससे आगे बहुत टेक्नोलॉजी चली गई। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और मैं ये समझता हूँ कि आज के डिस्कशन को हम जो है वो जब ये इंडस्ट्री में पहुँचेगा, रीचेबिलिटी बढ़ेगी, तो उससे लोगों की नॉलेज बेस में काफ़ी इजाफा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे भी आपसे बहुत सीखने को मिला और उम्मीद करते हैं कि आगे जो हमारे रोड शो के प्लान्स हैं वो भी हमारी व्यूअर्स के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया।